नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर और आप देख रहे हैं सर्जिकल ऑपरेशन मेरे साथ, देश और दुनिया की अहम खबरों की सर्जरी, जिसमें आपकी भागीदारी भी है बेहद ज़रूरी। दोस्तों, आज सर्जरी होगी 27 साल की उस कश्मीरी लड़की सफूरा जरगर मामले की, जिसे शाहीन बाग प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में दंगा भड़काने के आरोप में यूएपीए के तहत दिल्ली पुलिस ने 11 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया। इस दंगे में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 400 लोग घायल हो गए थे। सफूरा जरगर जामिया मिलिया इस्लामिया में एमफिल की स्टूडेंट हैं, जो 3 से 4 महीने की प्रेग्नेंट बताई जा रही हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी को गिरफ्तार करने और जमानत नहीं दिए जाने को लेकर राजनीति उफान पर है। कई स्यूडो सेक्युलर पत्रकार भी उबल पड़े हैं। सफूरा जरगर की बेगुनाही का ढोल पीट रहे लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर मुसलमानों के साथ अन्याय के आरोप भी खूब लगाए जा रहे हैं। इस मामले पर मुसलमानों के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले सांसद असदुद्दीन ओवैसी का आरोप है कि देश में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। यूएपीए अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है, जिसके शिकार सिर्फ मुसलमान हो रहे हैं। इस पूरे मसले पर हमारे साथ होंगे असदुद्दीन ओवैसी और सुप्रीम कोर्ट के वकील पुनीत चतुर्वेदी, जो सांप्रदायिकता और राजनीतिक से जुड़े बेसलेस बयानों से अलग गंभीर अपराधों के मद्देनजर गिरफ्तार की गई एक प्रेग्नेंट लेडी के फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कानूनी पक्ष पर अपनी खास राय देंगे। मैं उन पत्रकारों से गुजारिश करूंगा जो इस मामले पर चैनल्स और सोशल मीडिया में बवाल खड़ा किए हुए हैं, ज़रा कानूनी जानकारी भी रखें, बेवजह चिल्लाना बंद कर दें। दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जो सालों से पॉलिटिकल और क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कानून का ABCD तक नहीं पता। ऐसे पत्रकार हैं किसी गंभीर अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए पुलिस से सबूत मांग रहे हैं। उन्हें इस बात की सामान्य जानकारी तक नहीं कि किसी आपराधिक घटना की जांच के लिए क्रिमिनल ऑफेंस के सस्पेक्टेड आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। इन्वेस्टिगेशन के बाद अहम सबूत जुटाए जाते हैं, जिसे आरोपी अपनी बेगुनाही को लेकर अदालतों में चुनौती दे सकता है। चलिए बात करते हैं सफूरा जरगर की। दोस्तों, नागरिकता कानून को लेकर शाहीन बाग का अवैध प्रदर्शन आपको याद होगा ही। सार्वजनिक सड़क पर कब्जा जमाए सैकड़ों लोग CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसी दरमियान दंगा भी भड़का, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई। इसी प्रदर्शन से जुड़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को लेकर कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें से एक सफूरा जरगर भी हैं। दिल्ली पुलिस ने IPC की धाराओं के साथ साथ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA के तहत केस दर्ज किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस के पास मुकदमा चलाने के लिए सफूरा जरगर के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और आगे का काम जुडिशरी का है। तिहाड़ जेल में कैद सफूरा जरगर को प्रॉपर मेडिकल केयर भी दी जा रही है, ऐसी रिपोर्ट है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का आरोप है कि जिस कानून के तहत सफूरा जरगर की गिरफ्तारी हुई, वो कानून पूरी तरह असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है। सुनिए ओवैसी क्या बोल रहे हैं। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की हमारी एक बच्ची को सफूरा जरगर को हामिला है 4 महीने की, उसको अरेस्ट कर लिया गया। एक और लड़की को अरेस्ट कर लिया गया और क्या सेक्शन लगाया गया? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन लगाए गए। क्या जुर्म है इनका? क्या जुर्म है कि एक हामिला बच्ची को जेल में डाल दिए? हम पूछना चाहते हैं वजीर आजम से, होम मिनिस्टर से कि ये क्या हो रहा है? एक हामिला लड़की को गिरफ्तार करना, स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करना, उन पर UAPA लगाना, और UAPA का कौन सा सेक्शन? सेक्शन 13, 16, 17 और 18 लगाना। यानी इसका पनिशमेंट क्या है सेक्शन 16 और 18 का? कि इसका पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्ट है, यानी सजा होगी तो टेररिस्ट एक्ट। ये टेररिज्म कर रहे थे लोग। CAA के खिलाफ, NPR, NRC के खिलाफ आवाज उठाना है टेररिस्ट एक्शन है।
अजीब बात है। और फिर सेक्शन 13 लगाना, अनलॉफुल एक्टिविटी, एहतजाज करना अनलॉफुल एक्टिविटी कब से हो गया? और यूएपीए का एक्ट लगाना, और ये सेक्शन 16 और 18 कहां से आया? मैं हमेशा यूएपीए के खिलाफ आवाज उठाता रहा। जब हम यूपीए की तायीद कर रहे थे उस वक्त भी उसकी मुखालिफत में वोट दिया था। अब 2019 में जब इसमें तरमीम की गई उस वक्त भी हमने और इम्तियाज जलील एमपी ने मुखालिफत की। आप अंदाजा लगाइए कि सेक्शन 16 और 18 को पोटा के उसमें, पोटा का जो एक्ट था इसमें डाल दिया गया। और फिर आप सोचिए कि ये यूएपीए कितना एक जुल्म है, इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इतना गंदा किस्म का कानून है कि इसका सेक्शन 43D देखिए, बेल प्रोविजन का, ये एग्जैक्ट रेप्लिका है सेक्शन 49 सबसेक्शन 7 पोटा का। और क्या कहता है कि इसमें बेल मिल ही नहीं सकती आप, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि ये कहता है कि जब तक कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ना सुन ले मजिस्ट्रेट बेल नहीं देगा। और फिर चार्जशीट को देखने के बाद तो जो एक्यूज्ड है यानी सफूरा जरगर को, जो 3 महीने की हामिला है ये बच्ची, उसको अपना इनोसेंस दिखाना पड़ेगा बेल के लिए, यानी पहले दिखाना पड़ेगा। ये तो ट्रायल में होता है, मगर उसको और दूसरी जो लड़की को पकड़ा गया है और दूसरे दीगर लोगों को, उनको बेल की हियरिंग में अपना इनोसेंस दिखाना पड़ेगा, यानी ट्रायल शुरू होने से पहले बेल मिलने के लिए। यानी ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है ही नहीं उसमें। इसीलिए गंदा कानून ये यूएपीए में इन बच्चों को डाला गया। अब आप देखिए कि इसमें क्या लिखती है एफआईआर में, दिल्ली पुलिस लिखती है प्री मेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी। कौन सी कॉन्स्पिरेसी? कहां की कॉन्स्पिरेसी है? और फिर इसीलिए ये एक तरीके से सिर्फ मुसलमानों के ऊपर यूएपीए का इस्तेमाल करना, ये हम वजीर आजम से और होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि यूएपीए का सिर्फ मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, जो जिस किसी हुकूमत के खिलाफ रहेंगे उनके खिलाफ कब तक इस्तेमाल होगा? हम वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि उन लोगों पर यूएपीए इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए यूएपीए छोड़ के उनको गिरफ्तार भी नहीं करेंगे जिन्होंने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, उनको कुछ नहीं बोला जाएगा। और 3 महीने की हामिला बच्ची को यूएपीए टेररिस्ट एक्ट लगा दिया गया। जो बयान दिए कि देश के गद्दारों को गोली मारो, वो आज आराम से बैठे हुए हैं। और ये इस लड़की को जो 3 महीने की हामिला है उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। आप बताइए, जफरुल इस्लाम साहब जो दिल्ली के माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन हैं, उनके ऊपर सेडेशन का केस। अरे आखिर के कहां जाएगा ये? उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने खुद कहा कि इस मुल्क के मौजूदा कोविड की वजह से मैं उसमें से उसको वापस लेता हूं, मगर जो बुनियादी बात उन्होंने कही थी उस पर कौन सा सेडेशन लगाएंगे आप? कहां से लगाएंगे? आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग दिल्ली के फसादात में घर को जलाए, जिनकी वजह से मौत हुई, कुछ नहीं होगा उन लोगों को, आज आराम से घूम रहे हैं कि दिल्ली के। मैंने उस वक्त ही पार्लियामेंट में जब दिल्ली के फसादात पर बहस हुई थी, होम मिनिस्टर के बयान के बाद मैंने पार्लियामेंट से बाहर निकलकर जिस खदशे का इजहार किया था कि इंसाफ नहीं होगा मुसलमानों को दिल्ली के फसादात में, ये एक जेनोसाइड था, प्रोग्राम था, और वो सही साबित हो रहा था। आज सफूरा जरगर के ऊपर, वो बच्ची के ऊपर इस तरह का यूएपीए के सेक्शंस को इस्तेमाल करना, इससे क्या इंसाफ होने वाला है? क्या CAA का प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना, NPR NRC के हिस्सा लेना, कोई कौन सा ये यूएपीए लगा देंगे आप उनके ऊपर? अफसोसनाक बात है, बड़ी अफसोसनाक बात है। मैं इसकी मजम्मत करता हूं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसको फौरन वापस लिया जाए। ओवैसी काफ़ी पढ़े लिखे बताए जाते हैं, कानून की पढ़ाई भी उन्होंने की है, सांसद भी हैं।
हिंदू मुसलमान करके राजनीति चमकाने वाले ओवैसी को अगर ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी वैलिडिटी को लेकर वो क्यों चैलेंज नहीं करते? देश की आम जनता को गुमराह करना सरासर गलत है। दोस्तों, किसी प्रेग्नेंट लेडी के खिलाफ यूएपीए कानून लगाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। मैं आपको उस मामले की जानकारी भी दूंगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस मामले में वो आरोपी मुसलमान नहीं थी और शासन भी बीजेपी का नहीं था। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील पुनीत चतुर्वेदी की बात ध्यान देकर सुनिए। दिल्ली राइट्स की अक्यूज सफूरा जरगर के अरेस्ट को लेकर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल एक्टिविस्ट्स जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो बीइंग अ लॉयर मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि उनके ऑब्जेक्शंस का आधार क्या है? उनका कहना है कि उनके सफूरा जरगर के ऊपर ये कार्यवाही इसलिए नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। एक पॉलिटिकल लीडर कहते हैं कि ये कार्यवाही अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत इसलिए की गई क्योंकि वो मुस्लिम है। उनका कहना है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि उसमें पोटा के प्रोविजंस बोरो किए गए हैं। मेरी समझ के बाहर है कि अगर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, so why do not these political leaders challenge the provisions and the vires of that act before the court? Being a lawyer, I have full faith in the judicial system of India. Do these political leaders and social activists do not have that faith? दूसरी बात, इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल बयानबाजी पेटी पॉलिटिकल गेन्स के लिए कि ये कार्यवाही इसलिए हो रही है क्योंकि वो मुस्लिम है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और देश को रिलीजियस लाइन्स में डिवाइड करने जैसा गुनाह है, जो कि सेक्शन 153A आईपीसी के अंदर एक पनिशेबल ऑफेंस है। तीसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि सीएए का प्रोटेस्ट करना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो अरेस्ट उनके सीएए के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट नहीं हुआ है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट सीएए के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट नहीं हुआ है, बल्कि दिल्ली राइट्स में एक कॉन्स्पिरेसी और इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, प्रेगनेंसी इज नो जस्टिफिकेशन टू इंडल्ज इनटू इलीगल एक्टिविटीज। एंड अगर आपको ये लगता है कि कोई भी अन्याय हुआ है या अन्यायपूर्ण कानून की धाराएं लगाई गई हैं, इन्वोक की गई हैं, then you have every right to challenge the vires of that law. You can definitely challenge the application of that law before the court. The doors of the courts are open for everybody. दोस्तों, नक्सली विचारधारा को बढ़ावा देने के आरोप में 2013 के अप्रैल के पहले हफ्ते में शीतल साठे नाम की एक महिला को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ यूएपीए की धाराएं लगाई गई थी। 2.5 महीने से ज़्यादा वो जेल की सलाखों के पीछे भी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जमानत दी थी। फ्री प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शीतल प्रेगनेंसी के 8वें महीने से गुजर रही थी, जिसे देखते हुए अदालत ने बेल ग्रांट किया था। मिस्टर ओवैसी, आपको याद दिला दूं कि उस समय केंद्र के साथ साथ महाराष्ट्र में भी कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, जो खुद को सेक्युलर विचारधारा की पार्टी करार देती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बयानबाजी के बाद यूएपीए की वैलिडिटी को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में पिटीशन ज़रूर फाइल करेंगे। आमतौर पर प्रेगनेंसी जमानत का आधार नहीं होता। अगर ऐसा होता तो देश भर में हज़ारों की संख्या में अलग अलग अपराधों के लिए गिरफ्तार की गई आरोपी महिलाएं जमानत लेकर छूट चुकी होती। बहरहाल दोस्तों, ये क्या बात हुई? आतंकवाद की एक आरोपी साध्वी को अदालत से बेल मिले तो ओवैसी जैसे नेता नाइंसाफ़ी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ दंगा कराने की एक आरोपी सफूरा जरगर को जमानत देने की वकालत भी की जा रही है। सवाल आपके सामने है। उम्मीद है इस सवाल का जवाब आप वीडियो देखने के बाद हमें ज़रूर देंगे। नमस्कार दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नए सब्जेक्ट की सर्जरी के साथ। अपना ख्याल रखें।
वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट लिखना ना भूलें। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सर्जरी की ताज़ा रिपोर्ट आप तक लगातार पहुंचती रहे।